नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन कौशल के अंतर्गत जो विविध का पार्ट था। विविध यानी लास्ट लेसन जो था, लेसन लास्ट था जो छठवां, उसमें मैंने विविध का पार्ट करा रहा था। इससे पहले मैंने विविध का पार्ट जो है 1 अपलोड कर चुका हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये विविध वाला पोर्शन। इस विविध वाले पोर्शन में क्या होता है कि हर टॉपिक मतलब कि जो जो जीवन कौशल के अंतर्गत जो जो टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों को उठाया जाता है। साइको के अंतर्गत पूरे 30 नंबर के अंतर्गत, विविध के अंतर्गत इस टॉपिकों को उठाया जाता है और टॉपिकों के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आप लोगों के लिए बताया जाता है, दोहराया जाता है इस विविध के अंतर्गत। तो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो समझिए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जरूर आप देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो पड़ी हुई है, जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद अब हमारा पार्ट 2 है, और ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात किया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन लाइनर की तरह। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने पार्ट 2 वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के बाद जो है जेबी वाटसन जो थे व्यवहारवादी, वो उनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, और उसी के बाद का समय जो है व्यवहारवादियों का समय माना जाता है। इनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसके व्यवहार के द्वारा उसका अध्ययन किया जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ध्यान में रखिएगा, 20वीं शताब्दी के बाद व्यवहारवादियों का जन्म होता है। ठीक, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये परिभाषा किसने दिया था? आप जरूर बताइएगा, आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसीलिए ये आप लोगों को पूछ दिया। अगला पॉइंट है कि अपराध प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो अपराध प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो वह उपचारात्मक विधि होती है। एक निदानात्मक होता है, एक उपचारात्मक होता है। तो निदानात्मक होता है जो कारण जानने का कार्य करता है कि बालक क्यों गलतियां बार बार कर रहा है, क्यों अपनी गलतियों को बार बार दोहरा रहा है। उस गलतियों को पहले कारण जानिए, उसके बाद जब आप उपचार देंगे तो वही हो जाता है बालक की अपराधी प्रवृत्ति के बालक जो होते हैं उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि ये उपचारात्मक हो जाती है। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा था? ये परिभाषा काफी इंपोर्टेंट है, और इस परिभाषा को कहने वाले थे क्रो एवं क्रो। तो ध्यान में रखिएगा, क्रो एवं क्रो ने इस परिभाषा को कहा था। आगे चलते हैं, बुद्धि के क्रमिक विकास का सिद्धांत के जनक कौन है? तो बर्ट एवं बर्नन है। तो ध्यान में रखिएगा, इस बार के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न था, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, इस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो किस पद्धति में? किंडरगार्टन जो पद्धति थी उसमें इसके जनक फ्रोबेल हैं, इसको बालोद्यान भी कहा जाता है। तो इसमें खेल विधि द्वारा शिक्षा दिया जाता है, खेल खेल में, इनका मानना था फ्रोबेल का। अब आगे चलते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो वह सहसा अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे बच्चे को उंगलियों को बार बार चूसना, ये दोहराने की प्रवृत्ति कहलाती है, सहसा अवस्था में सबसे ज्यादा पाई जाती है। शिशु का शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो शिक्षण का मुख्य केंद्र जो होता है वो बालक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति होती है तो वैज्ञानिक तरीके से होती है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति। ऐसा प्रश्न बना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है? तो वैज्ञानिक तरीके से होती है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति। अगला पॉइंट, मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? छात्र और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। छात्र खुद का भी मूल्यांकन करता है, शिक्षक जो है खुद का भी करता है और बच्चों का भी मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग करता है, शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग करता है, स्वयं के लिए भी करता है, बालक के लिए भी करता है, और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी विद्यालय में मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षक करता है। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद आगे, शिक्षा में बालक का संबंध होता है
शिक्षा में बालक का संबंध की अगर बात करें तो शिक्षक, विषय वस्तु और समाज तीनों से होता है बालक का। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षक, छात्र और अभिभावक में जो एक संबंध होता है ना, उस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है बालक से पलायन। बालक कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो निदानात्मक होना चाहिए। अगर कोई बालक विद्यालय से पलायन हो रहा है, भाग रहा है बीच की कक्षा में, तो उसके कारण को तो पहले जानिए, पहले उसके निदान को तो जानिए, उसके बाद तो आप उपचार करेंगे। तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? निदानात्मक होना चाहिए, यानी कि उसका कारण जानना चाहिए कि क्यों वो कक्षा से भाग रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद अगला पॉइंट है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। काफी इंपोर्टेंट है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा था। अगला पॉइंट, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है? तो उसका परिवार होता है बालक की प्रथम पाठशाला, और द्वितीय विद्यालय होता है। वास्तविक जीवन में प्रवेश की अवस्था होती है, वास्तविक जीवन में प्रवेश की अवस्था होती है तो वो बाल्यावस्था ही होती है। वो अपने वास्तविक जीवन में बाल्यावस्था में ही प्रवेश करता है। सहसावस्था में वो अपने वास्तविक जीवन में नहीं होता है, वो ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता है। ठीक, अगला चलते हैं, सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल। ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सा है? तो वह है बाल्य अवस्था, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अगला पॉइंट है कि सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता में आती है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता कब बालक में आती है? तो वह किशोरावस्था में, सामाजिक अवस्था में परिपक्वता बालक में आ जाती है, किशोरावस्था में जाते जाते। उसके बाद संवेगात्मक विकास में आवश्यक में तीव्र परिवर्तन कब देखने को मिलता है? संवेगों में परिवर्तन जो बालक के कब देखने को मिलता है? तो वह देखने को मिलता है किशोरावस्था में, सबसे तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य आदि क्या है? ये संवेग है। क्या है? संवेग है। उसके बाद आगे चलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक काल। देखिए, जीन पियाजे ने जो अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा था, एक संवेदी पेशी अवस्था, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 भागों में उन्होंने बांटा था। तो उनकी जो तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था थी। ध्यान में रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। बुद्धि लब्धि विकास सूचकांक मानसिक विकार दर का होता है। बुद्धि लब्धि विकास सूचकांक की उसका मानसिक विकास की दर कैसा है, ये चीज बताया जाता है बुद्धि लब्धि विकास सूचकांक में। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगला पॉइंट है, मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है। मस्तिष्क का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से जो है मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है। ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे परिभाषा इंपोर्टेंट है, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा था? तो स्टर्न ने कहा था। ध्यान में रखिएगा, ये परिभाषा स्टर्न ने कहा था, बुद्धि से रिलेटेड है। उसके बाद बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। काफी इंपोर्टेंट है। देखो, सुनो और समझो विधि कौन सी है? तो प्रदर्शन विधि। काफी बार पूछा गया है। देखो, सुनो और समझो कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि कहलाती है। देखो, सुनो और समझो। देखो, सुनो और बोलो विधि कौन सी है? तो प्रयोगात्मक विधि है। तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि को देखो, सुनो और सिर्फ बोलो। समझो वहां था, यहाँ था समझना, यहाँ था बोलना, तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान में रखिएगा। प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत आएगा देखो, सुनो और बोलो विधि। विधि जिसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है वो कौन सी है? तो आगमन विधि जो है शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। करके सीखने की विधि है
प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोग करेंगे मतलब आप खुद करके जब सीखेंगे तो एक प्रयोग ही हो जाता है, तो प्रयोगशाला विधि उसको कहा जाता है। अधिगम नियोग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार, वहीं अधिगम नियोग्यता कहलाती है। वो अवधान जो आपका ध्यान होता है ना, उसमें बाधा डालता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को अधिगम नियोग्यता का लक्षण कहा जाता है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि संवेग संपूर्ण व्यक्तित्व का तीव्र उपद्रव है। ये किसने कहा था? तो युंग ने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि संवेग संपूर्ण व्यक्तित्व का तीव्र उपद्रव है। आगे चलते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है नेतृत्व देना। नेतृत्व देना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि आप नेतृत्व दीजिए, उसको नेतृत्व दीजिए, उसको पद प्रदान कीजिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए समाज में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब अगला पॉइंट हमारा आता है कि 20वीं सदी को बालक की सदी किसने कहा था? तो 20वीं सदी को बालक की सदी किसने कहा था? तो ये गलत है। 20वीं सदी को बालक की सदी किसने कहा था? तो क्रो एवं क्रो ने कहा था। ध्यान में रखिएगा, क्रो एवं क्रो ने कहा था 20वीं सदी बालक की सदी है। आगे चलते हैं। शिक्षक की सफलता का रहस्य होता है मनोविज्ञान का ज्ञान। अगर शिक्षक अपने शिक्षण में सफल तभी होगा जब उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। ठीक, करके सीखना इस अवस्था के लिए उपयुक्त है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरा, तीनों अवस्था के लिए करके सीखना काफी महत्वपूर्ण होता है और उपयुक्त माना जाता है। अगला पॉइंट है कि वह मनोवैज्ञानिक जिसके अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं। तो ये वाटसन ने कहा है कि सभी बालक जन्म से ही समान होते हैं। ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद बालकों में किशोरावस्था का आरंभ में माना जाता है। कब, किस आयु में माना जाता है? तो 12 वर्ष की आयु के बाद किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक होता है। 3 उद्देश्य होते हैं, ध्यान में रखिएगा ब्लूम के अनुसार। बुद्धि का इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्न एवं जॉनसन ने बुद्धि का इकाई का सिद्धांत दिया था, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको है? तो C.W. बियर्स को जाता है। C.W. बियर्स जी है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय इनको जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन में किया था और ये भारत में प्रयोग किया गया था भाटिया बैटरी का प्रयोग। तो ध्यान में रखिएगा, बुद्धि के मापन में भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं। संवेग, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है और प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, ध्यान में रखिएगा। और हर मूल प्रवृत्ति का हर संवेग होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। बाल देवो भयो का नारा किसने दिया था? तो गीजूबाई। काफी इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बना हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। बाल देवो भव का नारा किसने दिया था? तो गीजूबाई ने दिया था। सीखने की प्रक्रिया सबसे तेज शैशवावस्था में होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सीखने की प्रक्रिया सबसे तेज कब होती है? तो शैशवावस्था में होती है। शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है? तो जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ध्यान में रखिएगा, शिक्षक, छात्र, टीचर और चाइल्ड और पाठ्यक्रम जो होता है उसको माना जाता है। अगला, ब्रेन लिपि का प्रयोग दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। ब्रेन लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेन लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में किया गया था। तो ब्रेन लिपि का प्रयोग जो अंधे बालक होते हैं उनको प्रयोग किया जाता है। ब्रेन लिपि खासकर होती क्या है कि उभरे हुए लिखे हुए टाइप, जैसे ABCD लिखा जाता है ना, तो उसका लिखा हुआ पार्ट जो उभरा हुआ होता है उसको छू कर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वो A है, B है, ऐसे उनके आधार पर छू कर ज्ञान प्राप्त करते हैं ब्रेन लिपि में। चरित्रहीन माता पिता के संतान भी चरित्रहीन होती है। ये परिभाषा, ये बात किसने कहा था? डगडेल
के अनुसार इन्होंने कहा था कि चरित्रहीन माता पिता के संतान भी चरित्रहीन होते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम ने कहा था। बुद्धि बोध का आधार है, बीने के अनुसार कहा गया था कि बुद्धि बोध का आधार है। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा एनसीईआरटी की स्थापना। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो जैसे देखिए अगला हमारा पॉइंट, उदाहरण की सहायता से नियमों तक पहुंचना। आगमन विधि मैंने बता चुका हूं। सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली विधि, सामान्य जो होता है वो नियम होता है और विशिष्ट उदाहरण होता है, तो निगमन विधि के अंतर्गत। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना प्राथमिक विद्यालयों के लिए किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना, इसकी स्थापना 1987-88 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। और यह 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके में कहा गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्पेशली जो शिक्षण सामग्रियां होती है उसको जल्द से जल्द विद्यालय में उपलब्ध कराने के लिए ये जो है बोर्ड आया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला पॉइंट, सिखाए वहीं जो सीखना भी बंद न करे। सिखाए वहीं जो सीखना भी न बंद करे, किसने कहा था? तो टैगोर ने कहा था कि सिखाए वहीं जो सीखना भी बंद न करे। राज्य हिंदी संस्थान स्थित है, तो वाराणसी में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में, ध्यान में रखिएगा। ये तो प्रश्न बना हुआ है सुपर टेट में, तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा विविध का पार्ट 2, जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे हमने पार्ट 2 में कवर कर दिया। अब हमारा पार्ट 3 आएगा और उसमें संवेग से स्टार्ट किया जाएगा। संवेग के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको बात किया जाएगा अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।